नमस्कार, मैं हूं पिनास त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का इन्वेस्टिगेटिव शो तहकीकात। और तहकीकात में आज हम क्राइम के उस वर्जन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो ठगी का सबसे लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। यहां पर आपकी एक झटके में पूरी की पूरी कमाई साफ हो जाएगी और जिस व्यक्ति के साथ ये कुछ फ्रॉड हो रहा है उसे इसका इल्म तक नहीं होगा। पीड़ित शख्स अपनी सारी कमाई खुद ब खुद ठगों को ट्रांसफर कर देते हैं और इस ठगी के लिए किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं होता। इस ठगी के लिए क्रिमिनल्स की सबसे बड़ी टूल किट बनती है मोबाइल और लैपटॉप। क्रिमिनल कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे आम आदमी उसमें फंसता चला जाता है, डरता चला जाता है। तहकीकात में हम आज आपके सामने कुछ ऐसी ही केस स्टडीज रखेंगे जो डिजिटल अरेस्ट हो गए। आप भी सावधान हो जाइए अगर कोई अनजान नंबर से आपको फोन कॉल आता है या कोई लिंक भेजा जाता है। अपने फियर पर काबू रखिए क्योंकि यही फियर फैक्टर आपके कंगाल होने की वजह बन सकता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे साइबर फ्रॉड, साइबर क्रिमिनल्स आपको कंगाल कर सकते हैं। Access granted. Connection established. सुबह 10:30 बजे आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। सुबह 11:30 बजे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है। दोपहर 12:30 बजे आपके फोन पर इंटरनेशनल नंबर फ्लैश होता है। अनजान व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश होती है तो आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप मोबाइल पर आए लिंक को फौरन क्लिक कर देते हैं तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देश में दनादन फोन की घंटी बज रही है। हर फोन पर आपके जानने वाला हो यह जरूरी नहीं है। फोन के पीछे कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको अपनी पूरी कमाई गंवाने पर मजबूर कर दे। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप लूट सकते हैं। कोई ठग आपकी सारी दौलत ठग कर ले जा सकता है। दूर बैठा कोई शातिर अपराधी आपको कंगाल कर सकता है। क्या सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं? क्या सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही ठग टारगेट करते हैं? तो जवाब है नहीं। डिजिटल अरेस्ट के शिकार हर उम्र के लोग होते हैं। जालसाजी के विक्टिम वो भी होते हैं जो कभी बैंक नहीं गए, जिन्हें आरटीजीएस का मतलब नहीं पता, जिन्होंने कभी बैंक का एक फॉर्म तक नहीं भरा, जो बैंक से जुड़े अपने हर काम के लिए रिलेशनशिप मैनेजर के भरोसे रहते हैं। आखिर उन्हें कैसे बैंक जाने पर मजबूर कर दिया जाता है? कैसे उन्हें बैंक की लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है? और यह सिलसिला सिर्फ एक दिन या एक बैंक तक नहीं रहता। बहुत से केस में तो विक्टिम कई बार बैंक जाने पर मजबूर होते हैं, अलग अलग बैंकों में जाते हैं और यह तब तक चलता है जब तक उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली नहीं हो जाता। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मी, रिटायर्ड आर्मी मैन, स्कूल टीचर और वकील, ऐसे अफसरों की, ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है जो समझदार भी होते हैं और टेक्नो फ्रेंडली भी, कानून के जानकार भी। लेकिन डिजिटल अरेस्ट वाली गैंग इतनी शातिर होती है, न वो पुलिस वालों को छोड़ती है, न ब्यूरोक्रेट से डरती है। इस डिजिटल अरेस्ट गैंग का नेटवर्क इतना तगड़ा होता है, जानकारी इतनी सटीक होती है कि समझदार से समझदार और चालाक से चालाक व्यक्ति भी इनके जाल में फंसता नजर आता है। और जब तक इन्हें पूरी कहानी समझ में आती है तब तक इनकी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लग जाती है। हमारे पास एक दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा सैंपल हैं। इसमें हर उम्र के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं और कम पढ़े लिखे भी। इसमें हाउसवाइफ भी हैं और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले लोग भी। ठगों की नेटवर्किंग और प्लानिंग इतनी पुख्ता होती है, लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन ही जाते हैं। आपकी कार का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, लेकिन उससे 1 महीने पहले ही आपको न जाने कॉल सेंटर से कितनी कार कंपनियों के इंश्योरेंस खरीदने के लिए फोन आने लगते हैं। आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया, अपनी डिटेल्स दी, उसके बाद आपके पास न जाने कितनी ही ऐसी ही
जो डायग्नोस्टिक साइट्स होती हैं उनके कॉल्स आने लगते हैं कि आप हमारा हेल्थ चेकअप जो है ले लीजिए। इस तरह से कोई भी चीज़ आप गूगल पर अगर सर्च भी करते हैं तो उससे रिलेटेड एड्स या फिर उससे रिलेटेड कॉल्स आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी एडवांटेज ही इन साइबर फ्रॉड के लिए एक टूल बन गई है, वो है हमारी इंफॉर्मेशन। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और सब कुछ डिजिटली करने की कोशिश करते हैं और उसी का फायदा ये साइबर फ्रॉड, ये साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। कुछ ऐसी ही जानकारी का फायदा उठाया डिजिटल अरेस्ट करने के लिए दिल्ली की एक 79 साल की बुजुर्ग महिला को, जो महिला कभी बैंक नहीं गई, जिसने कभी भी आरटीजीएस नहीं करा, कभी भी जिसने फॉर्म्स नहीं भरे, उस महिला को बैंक जाने के लिए मजबूर कर दिया। 5 दिन तक उसे डिजिटली अरेस्ट रखा, उससे फॉर्म भरवाए, बैंकों की लाइन में खड़ा किया और सोचिए उसे किस तरह हिप्नोटाइज किया, किस तरह से डराया कि वो 5 दिन तक अपने बेटे, अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती है और कभी बैंक न जाने वाली महिला 3 करोड़ से ज्यादा की रकम अनजान अकाउंट में बैंक जाकर लाइन में खड़े होकर अलग अलग ब्रांचेस से ट्रांसफर कराती है। दिल्ली के सैनिक फार्म के बंगले में 79 साल के जसिंदर सहगल रहती हैं। घर में उनके साथ कुक और बाकी हाउस हेल्प को मिलाकर 8 लोग रहते हैं। जसिंदर सहगल का एक बेटा और बेटी भी हैं। बेटा सैनिक फार्म में ही दूसरे बंगले पर रहता है और बेटी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में रहती हैं। जसिंदर सहगल का फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है। 29 जून 2024 दिन शनिवार, यही वो तारीख थी जिस दिन अनजान नंबर से आए एक फोन कॉल ने जसिंदर सहगल की पूरी सेविंग को खाली कर दिया। साइबर फ्रॉड से जसिंदर सिंह की सिर्फ जीवन भर की जमा पूंजी ही नहीं गई, बल्कि 5 दिनों तक उन्हें मेंटल ट्रॉमा में गुजारना पड़ा। इन सब की शुरुआत हुई एक फोन कॉल से। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूं। सामने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। जतिंदर सहगल का नाम, उनके आधार कार्ड का नंबर बताकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वो क्राइम ब्रांच से ही बोल रहा है और इसके बाद से ही डिजिटल अरेस्ट का खेल शुरू हो गया। मेरे को कॉल आया 29 को, जो सैटरडे था जून, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम ये है। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला आपका आधार कार्ड ये है। मैंने बोला मैं चेक करके बताती हूँ। फिर चेक किया, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट है, आप 3 घंटे में हमको आपको अरेस्ट करना है। तो मैंने बोला, घबरा गई मैं एकदम। मैंने बोला क्यों अरेस्ट करना, मैंने क्या किया है? तो उन्होंने बोला आपने 400 बच्चे की ट्रैफिकिंग की है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, हमारे पास विटनेसेस हैं और पूरा एविडेंस है। साइबर क्रिमिनल्स ने जसिंदर सहगल को फोन करने से पहले पूरी तैयारी की थी। उनके पास जसिंदर की एक पर्सनल जानकारी थी। उनके पास जसिंदर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी। घर में कौन कौन था, घर के बाहर कौन था, सब कुछ पता था। सबसे पहले साइबर ठगों ने जसिंदर सहगल को डराना शुरू किया, उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट का नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं? नहीं। देखिए मैम, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हम आपको जल्दी अरेस्ट करेंगे। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा मैं अपने बेटे को बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, दिल्ली में नहीं था। मेरी बेटी बाहर रहती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ा हाई प्रायोरिटी का ईडी का ये हमको डायरेक्शंस आए हैं, हमको ऊपर से डायरेक्शंस आए हैं और हमको 4 दिन में करना है। आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एविडेंस है। ये बहुत लंबा चौड़ा चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी 3 बंदों की, जिनके आंखें के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी। फिर उन्होंने बोला ये आपके घर आए हैं, ये आपको जानते हैं, अनिल देशमुख हमारे पास है अंडर अरेस्ट।
वो भी आपको जानता है, तो आपने किया है तभी ये सब कुछ है। साइबर क्रिमिनल्स की धमकी के बाद जसिंदर सहगल टूट चुकी थीं। ठगों ने उनके माइंड पर कंट्रोल कर लिया था। वो इतना डर चुकी थीं कि वो ना तो अपने बेटे को और ना ही अपनी बेटी को कुछ भी बताने की हिम्मत जुटा सकीं। जसिंदर सहगल के पास पहला फोन शनिवार को सुबह 11 बजे आया था। शनिवार के पूरे दिन जसिंदर सहगल को डराया गया, उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। इस बीच जसिंदर सहगल का फोन बीच बीच में काट दिया जाता था और इसके बाद ठग नए प्लान के साथ उन्हें फोन करते थे। जसिंदर सहगल को बताया गया कि उनके घर की निगरानी की जा रही है। इस वजह से ना तो वो किसी को फोन कर सकी और ना ही घर के बाहर निकलकर किसी से मदद मांग पाई। ठग भी जानते थे कि बैंक से पैसा सोमवार से पहले नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने शनिवार और रविवार का पूरा दिन जसिंदर सहगल को डराने और धमकाने में लगाया। कभी कोई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बात करता था तो कभी कोई वकील बनकर उन्हें डराता था। जसिंदर सहगल 100 घंटे से ज्यादा समय तक डिजिटल अरेस्ट रहीं। साइबर क्रिमिनल्स ने इसके लिए पूरा सेटअप तैयार किया था। फिल्मों में जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वैसा ही माहौल फोन के पीछे बनाया गया। जसिंदर सहगल से सिर्फ 2 लोगों ने बात की, एक क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर तो दूसरा वकील बनकर। लेकिन जब भी ये बात करते तो बैकग्राउंड में 3 से 4 लोगों की आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कि बात करने वाला ठग पुलिस स्टेशन में मौजूद है, वहां शिकायतकर्ता आ रहे हैं, पुलिस अपराधियों को पकड़कर थाने ला रही है, तो कभी कोर्टरूम जैसा एम्बियंस सुनाया जाता। पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। अब तक जसिंदर सहगल कन्विंस हो चुकी थी कि सामने से फोन करने वाला कोई फ्रॉड नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी है। और इसके बाद जब साइबर ठगों ने उन्हें उनके बैंक अकाउंट की एक एक डिटेल बता दी तो जसिंदर ने यह मान लिया कि यह किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं है। अगले दिन बोला कि हमने 2 और पकड़ लिए हैं क्रिमिनल्स, वो भी आप ही का नाम ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सीरियस हो गया है अभी आपका क्योंकि ये हमारे पास अभी 6 बंदे हैं जिन्होंने ये सब कह रहे हैं। फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि आपके 3.1 करोड़ साउथ इंडिया बैंक में हैं चेन्नई में, और आपके पास दिल्ली में आरबीएल में 3.5 करोड़ हैं, तो हमको इसकी इंक्वायरी करनी है। ये दोनों बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं। तो जब उन्होंने मुझे दिल्ली वाले बैंक का बोला तो मुझे पता था कि मेरे पास पैसे हैं, तो फिर तो मैं बिल्कुल ही एकदम 1 सेकंड के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि, पहले बात तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये स्कैम है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसे स्कैम हो रहे हैं, मुझे कहीं से नहीं खबर थी। अब तक ठग भी समझ चुके थे कि उन्होंने जसिंदर सहगल का भरोसा हासिल कर लिया है, लिहाजा डराने धमकाने के बाद कहानी को इमोशनल टच दिया गया। उनसे आरबीएल बैंक की जांच के नाम पर मदद मांगी गई। कहा गया कि उनके भेजे पैसे से बैंक की गड़बड़ी का खुलासा होगा। जसिंदर सहगल को विश्वास दिलाने के लिए उनके पास कुछ फर्जी सर्टिफिकेट भेजे गए। ये बताया गया कि पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, इसलिए उनके पैसे पूरी तरह से सेफ रहेंगे। ठगों ने उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की फर्जी कॉपी तक भेज दी। जसिंदर सहगल को डिजिटल अरेस्ट हुए 36 घंटे बीत चुके थे। साइबर ठग उनके साथ घंटों लंबी बात कर चुके थे। अब तक पूरा माहौल बनाया जा चुका था। रविवार रात को ठगों ने अपने प्लान के फाइनल पार्ट को एक्टिवेट कर दिया। साइबर क्रिमिनल्स ने रविवार की रात जसिंदर सहगल को बताया कि उनकी जांच पूरी हो गई है। जांच में पता चला है कि वो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। ठगों ने कहा कि कोर्ट का आदेश है कि हम आपके अकाउंट से पैसे निकालें। जैसे ही आपकी मदद से बैंक में हो रही गड़बड़ी का पता चलेगा तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। हम बैंक की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल दिस। और जो उधर का बैंक है वो चेन्नई बैंक, साउथ इंडिया बैंक, उसकी भी कर रहे हैं। तो अभी वी विल हैव टू गो इनटू इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेटिंग द बैंक। तो मैंने बोला मेरे पैसे जो पड़े हैं उधर, आप प्लीज़ जाके बैंक वालों से वेरीफाई कीजिए कि मेरे पैसे हैं कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बोला बैंक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बैंक खुद इन्वॉल्व है, तो हमको बैंक की इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आप जज से परमिशन ले रहे हैं। उधर से जब हम पैसे निकालेंगे तो एक बैंक की विंडो खुलती है। जब वो विंडो खुलती है, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स ईडी बैठे होते हैं, जब वो विंडो खुलती है तो हम बैंक का पूरा कुछ कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते हैं कि वी कैन सी समथिंग।
तो आपको इसमें हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपका पैसा हमारे पास सेफ है। हम आपको, मुझे सर्टिफिकेट भेजे उन्होंने तुरंत, और सुप्रीम कोर्ट का जज का ऑर्डर भेजा कि ये आपको करना है, और आपके पैसे 4-5 दिन में आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। साइबर ठगों की प्लानिंग एकदम राइट ट्रैक पर बढ़ रही थी। जसिंदर सहगल मदद करने के नाम पर पूरी तरह तैयार हो गई थी और सोमवार को पैसों की ठगी का पहला स्टेप शुरू किया गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि जसिंदर कभी बैंक नहीं गई थी, उन्होंने कभी भी आरटीजीएस नहीं किया था, उन्हें यह तक नहीं पता था कि फॉर्म कहां मिलता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है। उन्होंने गलत फॉर्म भी भरा, लेकिन ठग हर हालात के लिए तैयार थे। वो लगातार फोन पर जसिंदर सहगल को गाइड करते रहे। आखिर में जसिंदर बैंक पहुंची और वहां आरटीजीएस फॉर्म दे दिया। ठगों ने जो पहला ट्रांजैक्शन कराया वो 45 लाख रुपए का था। पैसे MYK एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को भेजे गए। जब इन्होंने मुझे कहा मंडे को कि आप जाके, जज ने परमिशन दिया है 45 लाख आप करेंगी, तो आप जाके उधर से फॉर्म में आरटीजीएस फॉर्म भरिए। मैंने कहाँ से आरटीजीएस फॉर्म मिलता है, मैं तो कभी बैंक गई नहीं हूँ, जिंदगी में बैंक नहीं मैं गई हूँ। तो उन्होंने कहा बैंक जाओ और अपने ड्राइवर को बोलो अंदर जाए, आरटीजीएस फॉर्म लेके आए। फिर 1 जुलाई को मैं गई, तो फिर पहले दिन का जो आरटीजीएस फॉर्म था उसमें गलत डेट थी, उसमें गलत चेक नंबर था, और उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है कि दीज आर मैंडेटरी क्लोजेस, 8 होते हैं। तो उनमें बाकी तो मैंने भर दिए, चेक नंबर ये वो, कहाँ जाना है पैसा ये वो, पर एक होता है पर्पस ऑफ रेमिटेंस, वो मैंने नहीं भरा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या पर्पस है रेमिटेंस का। और जब मैंने उसको बोला कि नहीं तुम इसको नहीं भरो, रहने दो, मैंने दिया आरटीजीएस फॉर्म, उधर लड़की थी उसने ले लिया, मुझे बोला बैठो, मैं बैठ गई, वो चली गई। वो 20 मिनट बाद आके उसने मुझे रसीद दे दी और मैं निकल आई। कितने का ट्रांजैक्शन किया था आपने पहला? 45 लाख। ये तो ठगी की बस शुरुआत थी। ठगों को यह पता था कि जसिंदर के अकाउंट में कितने रुपए थे, इसलिए भरोसा हासिल करने के लिए 45 लाख रुपए निकलवाने से शुरुआत की गई। पिछले 55 घंटे से वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। उनको लग रहा था कि ये सारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा और उनके रुपए 4 से 5 दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो गलत थी। उनके फोन की घंटी मंगलवार सुबह फिर बजी। फोन पर वही शख्स था जो उनसे लगातार क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बात कर रहा था। हेलो, मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूँ। इस बार बताया गया कि जज से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन जल्द ही ठग अपनी लाइन पर आ गए और जसिंदर से फिर रुपयों की डिमांड की। दूसरी बार भी डिफेंस कॉलोनी की आरबीएल बैंक के ब्रांच से ट्रांजैक्शन हुआ। इस बार अमाउंट 70 लाख रुपए का था, लेकिन बेनिफिशियरी कंपनी पिछली बार से अलग थी। अब बेंगलुरु की सैयद महाज एंटरप्राइजेस के नाम पर रुपए मंगवाए गए। 70 लाख का ट्रांजैक्शन करने के बाद जसिंदर सहगल को गाड़ी में ही बैठने को बोल दिया गया। थोड़ी देर बाद एक और ट्रांजैक्शन का ऑर्डर आया। तीसरी बार भी 70 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन हुआ। इस बार भी बेनिफिशियरी कंपनी सैयद महाज एंटरप्राइजेज ही थी। जसिंदर सहगल सिर्फ मंगलवार को ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुकी थी और सोमवार का अमाउंट मिला लें तो उनसे 1 करोड़ 85 लाख रुपए ठगे जा चुके थे। तो उन्होंने मुझे बोला अपना आधार कार्ड लो, चेकबुक लो, ये लो वो लो। मंडे को भी बोला आधार कार्ड लो, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन लेके जाओ। जब मैं उधर गई, फिर आरबीएल डिफेंस कॉलोनी वहाँ गई, अपना सब कुछ लेके, मेरे को किसी ने नहीं पूछा आधार कार्ड दिखाइए, कुछ दिखाइए। एक लफा उधर सीसीटीवी सब लगा हुआ है, सब कुछ उस पे आ रहा है कि अगर मैंने बैंक को बोला आप चेक कीजिए, किसी ने मुझसे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी। मैंने 70 लाख का चेक उनको दिया है करीबन कोई 1 बजे 70 लाख का चेक दिया उनको देके मैं, और 20 मिनट के बाद उन्होंने कर दिया। मैं फिर मुझे बोला गया गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी बिल्कुल बैंक के सामने खड़ी है, और 15 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि आप फिर वही बेनिफिशियरी को, जिसका नाम, जो कंपनी का नाम है सैयद महाज एंटरप्राइजेज, उनको आप 70 लाख और भेजो।
15 मिनट पहले मैंने 70 लाख भेज दिए थे इस कंपनी को। 15 मिनट बाद फिर मैं भेज रही हूँ सैयद माज एंटरप्राइजेज, और मैं करके आ गई। मेरे को किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने। मंगलवार को तीसरी बार जसिंदर सहगल को फिर से पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया, लेकिन अब तक वो बुरी तरह से डर चुकी थी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं उनके पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं किया जा रहा, इसलिए इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन ठग नहीं माने, उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो किसी दूसरे आरबीएल ब्रांच पर जाकर पैसे भेजें। ठगों ने जसिंदर को इस कदर काबू कर लिया था कि एक ही दिन में तीसरा ट्रांजैक्शन करने दूसरे ब्रांच पहुंच गईं। चौथी बार 60 लाख रुपए भेजे गए। ये रुपए भी सैयद महाज एंटरप्राइजेस के खाते में ही गए। फॉर्म मेरे को गाड़ी में फिल करवाते थे, वो सारा कुछ करा के उसकी फोटो लेके फोटो मेरे को भेजनी पड़ती थी। और फिर जब मैं साकेत के ब्रांच में गई तो उधर जो आदमी कर रहा था उसने बोला कि इतने शक से मुझे देखा, इतना घूर के मुझे देखा और बोला ये कौन है जिसको पैसे भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो। मैं डर गई। उसने बोला कि आपको पैसे नहीं, मैंने बोला मुझे भेजने हैं। तो उसने बोला कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप हमारे बैंक में कर सकते हैं। ये 60 लाख रुपया ये कौन किसको भेज रहे हैं। तो मैं चुप रही। फिर उसने कहा कि उसने बनाया वो कागज़ तैयार करे और फिर हम बैठ गए। वो मेरे को देख रहा है, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो मैंने बोला हुआ नहीं है। तो उसने बोला नहीं हो सकता, जब तक आपका रिलेशनशिप मैनेजर की ऑथराइजेशन नहीं हो हम नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। वो आया एक बंदा जो उसका सीनियर होएगा, वो भी 1-2 बारी आया था मेरे को देखने। फिर उसने आके उसको बोला कर दो, फिर उसने कर दिया। जसिंदर सहगल पिछले 96 घंटे से भी अधिक समय से डिजिटल अरेस्ट थी। सिर्फ 2 दिन में उन्होंने 2 करोड़ 45 लाख रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। बुधवार को फिर से 65 लाख रुपए की डिमांड की गई। जसिंदर अब ठगों को मना करने की हालत में नहीं थी। पहले ही उनका बड़ा अमाउंट जा चुका था। उन्हें डर लगने लगा कि अब मना किया तो उनके सारे पैसे डूब जाएंगे। ऊपर से कानूनी पचड़े में फंसने का डर भी बना हुआ था, इसलिए उन्होंने 5वां ट्रांजैक्शन भी कर दिया। फिर तीसरे दिन उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप करके आओ फिर 65 लाख, तो आरबीएल बैंक में जाओ। वहाँ मैं गई आरबीएल बैंक में। मैंने वैसे ही गाड़ी पार्क करी बाहर उसके और अंदर गई। 15-20 मिनट लगे। मैंने वही प्रोसीजर, किसी ने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, और वापस आ गई। 3 दिन में जसिंदर सहगल ने ठगों के खाते में 5 बार रुपए भेजे। सोमवार को उन्होंने 45 लाख रुपए भेजे। मंगलवार को 3 ट्रांजैक्शन किए। पहले और दूसरे ट्रांजैक्शन में 70 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। तीसरी बार 60 लाख रुपए गए। बुधवार को 5वां ट्रांजैक्शन हुआ और इसमें 65 लाख रुपए उन्होंने ठगों के बताए अकाउंट में भेज दिए। डिजिटल अरेस्ट का खेल 5 दिन चला और 3 दिन के बैंक ट्रांसफर में जसिंदर सहगल ने 3 करोड़ 10 लाख रुपए गंवा दिए। हैरानी की बात यह है कि उनके साथ सारा खेल तब शुरू हुआ जब उनके खाते में कुछ दिन पहले ही 2 अलग-अलग सोर्सेस से पैसे आए थे। यानी साइबर क्रिमिनल्स की नजर उनके अकाउंट्स पर पहले से ही थी और वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय पहले ही उनकी एक एफडी मैच्योर हुई थी। दूसरे बैंक से उनके खाते में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा भी आया था। देश में रोजाना करोड़ों फोन की घंटियां बजती हैं, जिनमें से 50% नंबर अनजान होते हैं। आमतौर पर गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए रोज नए नंबर हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम इस देश में नहीं रह गया है। यहां तक कि ट्रू कॉलर पर अपनी गलत पहचान, आइडेंटिटी, तस्वीर लगाकर अपनी एक स्पेसिफिक पहचान स्टैब्लिश कर लेना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको भी किसी अनजान नंबर से फोन आता है और आप फोन उठा लेते हैं और कोई कहता है कि मैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अधिकारी बोल रहा हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहे कि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज है, आपके खिलाफ वारंट निकला है, तो आपको घबराना नहीं है बल्कि सावधान होना है। ध्यान रहे कि भारतीय कानून में कोई भी जांच व्हाट्सएप पर नहीं होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे डिजिटली वेरीफाई नहीं करवाए जाते हैं या कोई भी
चालान की रकम आपसे डिजिटली किसी अकाउंट में भेजने के लिए नहीं कही जाती है। अगर आप सावधान रहेंगे तो खुद को ठगने से बचा सकते हैं। फर्जी पुलिस स्टेशन, फर्जी कोर्ट, फर्जी केस, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी जुर्माना, सब कुछ फर्जी है। लेकिन इस फर्जीवाड़े के सहारे ठगी हो रही है। अचानक फोन आता है, बताया जाता है कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कभी कहा जाता है कि आपके आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है। अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। सबूत के नाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। कोर्ट के लेटर हेड पर चिट्ठी भेजी जाती है। ऑनलाइन पुलिस की वर्दी पहने ठग सवाल करते हैं। पीड़ित को फर्जी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया जाता है और इसी के बाद डिजिटल अरेस्ट शुरू हो जाता है। डर के मारे लोग ठगों की हर बात मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर क्वेश्चनिंग नहीं करती। कभी व्हाट्सएप के जरिए अरेस्ट वारंट नहीं भेजे जाते। सीबीआई, ईडी या सुप्रीम कोर्ट कभी इस तरह से लेटर जारी नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट अभी साइबर क्राइम में काफ़ी बढ़ रहा है और हम भी कई केसेस इस चीज़ के देखते हैं। मेरी फर्स्ट एडवाइस तो ये रहेगी हमेशा कि किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल को ना उठाएं। वीडियो कॉल से उठाने से ना सिर्फ उसको एडिट करके आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, बल्कि आपको उसके द्वारा जो आपने डिजिटल अरेस्ट बताया है उसका भी उसमें उपयोग किया जा सकता है। आप एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखें, कभी पुलिस, जुडिशरी या कोई कस्टम या कोई अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कभी भी आपको व्हाट्सएप या किसी दूसरे चैनल से वीडियो कॉल करके आपकी प्रेजेंस इंश्योर करना या आपसे कोई और कानूनी कार्रवाई करना कभी नहीं करता है। ये कानून के अंदर नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा आदमी कहता है कि मैं आपको अभी कोर्ट के सामने पेश कर दूंगा या आप इसके ऊपर बने रहिए, आपकी प्रोसीडिंग पूरी हो रही है, तो वो 100% झूठ ही बोल रहा है। ये सूचना, ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। और कभी भी अगेन मैं कहूंगा कि किसी भी अननोन नंबर से आप वीडियो कॉल किसी भी माध्यम से, चाहे सिग्नल, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं या नॉर्मल भी हो, आप कभी ना उठाएं। दिल्ली में जसिंदर सहगल के साथ इसी तरह से फ्रॉड हुआ। ईडी और क्राइम ब्रांच का डर दिखाकर उनसे 3 करोड़ 10 लाख रुपए ठग लिए गए। वो 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहीं, लेकिन उन्होंने किसी को भी, यहां तक कि अपने बेटे और बेटी को भी इसके बारे में नहीं बताया। दिल्ली में जसिंदर सहगल डिजिटल अरेस्ट की अकेली विक्टिम नहीं है। दिल्ली में इस साल यानी 2024 में 38 लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार बने हैं। ठगों ने डर दिखाकर इन 38 लोगों से 55 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। साइबर ठगों के लिए बुजुर्ग और महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हैं। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के 44 आरोपियों को जरूर पकड़ा, लेकिन सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाए। गिरफ्तार आरोपियों में अधिकतर अकाउंट होल्डर ही थे, जिनके अकाउंट में डिजिटल अरेस्ट की रकम का ट्रांजैक्शन हुआ था। डिजिटल अरेस्ट से होने वाली ठगी को रोकने में बैंकों की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का शिकार शख्स बार बार अपने अकाउंट से बड़ी रकम विड्रॉल करता है। ऐसे में बैंक अगर अलर्ट रहे तो डिजिटल अरेस्ट से हो रही ठगी में कमी लाई जा सकती है। दिल्ली के जसिंदर सहगल इसका सटीक सैंपल हैं। जसिंदर सहगल का आरबीएल बैंक में खाता काफी पुराना था। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर के साथ वो काफी लंबे समय से टच में थी। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिलेशनशिप मैनेजर की सलाह जरूर लेती थी, लेकिन जब उन्होंने 2 दिन के भीतर एक ही ब्रांच से 2 करोड़ 45 लाख रुपए निकाले तो न बैंक ने उनसे कोई सवाल पूछा और न ही उनकी रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से उन्हें फोन किया गया। खास बात यह थी कि जिन नंबरों पर पैसे ट्रांसफर किए गए वो अकाउंट एकदम नए थे। उन पर पहले कभी भी जसिंदर की तरफ से पैसे नहीं भेजे गए। मेरी माँ जिंदगी में उनके ब्रांच में कभी गई नहीं है। मेरे ख्याल से 15-20 साल का रिलेशन, चाहे एक बारी भी उनके ब्रांच में फिजिकली कभी नहीं गई। और अगर उन्होंने छोटी सी छोटी पेमेंट, हजारों रुपए की भी कोई पेमेंट करी हो, तो वो हमेशा रिलेशनशिप मैनेजर को बता के पेमेंट करती थी।
तो वो उनको समझ नहीं आई कि क्यों मेरी माँ उनके ब्रांच फिजिकली जा रही है इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा, इन अ स्टेट ऑफ शॉक, इन अ स्टेट ऑफ डेस्पेयर, इन अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, इन अ स्टेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। उन्होंने ये सब देखा नहीं, मतलब मेरी माँ ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कि ये पेमेंट प्रोसेस कर दो। तो विदाउट डूइंग एनी ड्यू डिलिजेंस, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अर्जेंसी क्या थी कि ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस आप 5 ट्रांजैक्शंस टोटलिंग टू 3.1 करोड़ आप 72 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, चंडीगढ़ से लेकर बेंगलुरु तक, देश के कोने कोने में हर शहर में किसी न किसी वक्त कोई ना कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या बनकर आ रही है। ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले क्रिमिनल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं आपको कि क्या आप अकेले रहते हैं, आप कमजोर कड़ी आपकी तलाशते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं आपके अकाउंट में पैसे पहुंचने का। आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे नहीं और आप इनके टारगेट पर आ गए। ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे या फिर बुजुर्ग लोग जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से एक्सपोज नहीं होते हैं वही इनके टारगेट पर हैं, बल्कि आपको बता दें आईटी इंजीनियर्स हों, बैंक मैनेजर्स हों, सीए हों, टेक्नोक्रेट्स हों, तमाम लोग जो हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपोज्ड हैं टेक्नोलॉजी से, वो भी इनके टारगेट पर हैं। हर महीने औसतन देश में 220 करोड़ रुपए इस डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड के थ्रू लोगों के ठगे जा रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट की खबरें हर दिन अखबार की हेडलाइन बन रही हैं। फ्रॉड हो रहा है, लोग ठगे जा रहे हैं, लेकिन अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए सबसे मुश्किल टास्क बन गया है। साइबर क्राइम की तुलना में क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी और ठगे गए रुपयों की रिकवरी लगभग ना के बराबर है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक अनजान नंबर से आए फोन को क्या उठाया, वो 19 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट हो गए। यहां भी क्राइम का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या दूसरे शहरों में दिख रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास 11 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे पहला फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि उसके नाम से खरीदे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल इल्लीगल एडवर्टाइजमेंट और धमकी भरे मैसेजों के लिए किया जा रहा है। साइबर ठगों ने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आधार कार्ड का इस्तेमाल सिम कार्ड खरीदने के लिए किया गया है। आईटी प्रोफेशनल को बताया गया कि मुंबई के कोलाबा साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराया गया है। साइबर ठगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फंसाने का प्लॉट तैयार करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तक उनके पास कोई फोन नहीं आया, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद फोन की घंटी बजी। नंबर नया था, लेकिन इस बार ठगी नेक्सस का दूसरा ठग अपना रोल प्ले करने आया। फोन करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आधार का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक अकाउंट खोलने में किया गया है। उसने धमकी दी कि वो इस केस के बारे में परिवार समेत किसी को न बताए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक पावरफुल शख्स पहले से गिरफ्तार है। आईटी प्रोफेशनल से कहा गया कि अगर वो वर्चुअली जांच में सपोर्ट नहीं करता तो उसे फिजिकली अरेस्ट किया जाएगा। 8 दिनों में 2 अलग अलग नंबरों से आए फोन और दोनों में एक जैसे आरोप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर घबरा गया। फिर इंजीनियर के पास तीसरे नंबर से एक और फोन आया। जालसाजों ने उसे स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया। फिर वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स सामने आया। उसने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर बैंक में खाता खोला गया और उससे करीब 6 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। 25 नवंबर को एक दूसरे ठग ने पुलिस अधिकारी बनकर स्काइप के जरिए कांटेक्ट किया। उसने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जो फ्रॉड हुआ है वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ठग अभी तक अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। इतनी बार फोन और वीडियो कॉल आने के बावजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहीं भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई। डराने और धमकाने के बाद अब ठगी का असली खेल शुरू हुआ। आईटी प्रोफेशनल से कहा गया कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक उसके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। ठगों ने वेरिफिकेशन के लिए इंजीनियर से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। गिरफ्तारी के डर से सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने पहले एक बैंक अकाउंट में 75 लाख, फिर बाद में 3 करोड़ 41 लाख रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। 12 दिसंबर तक ठगों ने उनसे अलग अलग खातों में 11 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए।
19 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद जब ठगों ने उनसे फिर और रुपयों की डिमांड की, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। And in this case, it's an unfortunate thing that nearly about 11-12 crores of rupees has been taken away from this person, and he was kept in captivity, digital arrest for some time. Police have already registered a case in Northeast Sen Police Station, and the investigation is going on. Again, we appeal to the people not to believe anything online just on the face value. Please confirm, validate the information, and then only proceed. Especially not to transfer the money, not to share their personal details, not to download any apps from unauthorized sources. Due diligence and a little bit of caution will save them from any such kind of cheating. उत्तराखंड के रुद्रपुर से भी डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया। यहाँ विक्टिम एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। यहाँ भी ठगी का पुराना पैटर्न यूज किया गया। ठगों ने प्रोफेसर से कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सिम कार्ड लिया गया है और उस नंबर से अवैध ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई का ऑफिसर बताया और प्रोफेसर से स्काइप डाउनलोड करवाया। सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले सुनकर प्रोफेसर पूरी तरह ठगों के कंट्रोल में आ गए। ठगों ने उनसे उनके सभी खातों की डिटेल हासिल की और केस रफा दफा कराने के नाम पर 17 दिनों के भीतर 47 लाख रुपए लूट लिए। ये जनपद नैनीताल निवासी एक टीचर हैं जिनको 5 दिसंबर 2024 को एक वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल में सामने से उनको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखा दिया गया। वो बताया गया कि तुम्हारे सिम पे जो है कुछ अनैतिक गतिविधियां हुई हैं, जिसके आधार पे उनको डिजिटल अरेस्ट के झांसे में देके अलग अलग करीब 6 अकाउंटों में करीब 47 लाख रुपया उनसे ट्रांसफ़र करा लिया गया। इस संदर्भ में हमारे थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो भी डिजिटल और इसमें अभिलेख्य साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साइबर फ्रॉड करने वालों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर है और इसी के सहारे वो आपके साथ ठगी करते हैं। पहले आप साइबर क्रिमिनल्स के क्राइम का पैटर्न समझिए, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप कभी भी डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं बनेंगे। आपके मोबाइल पर फोन आएगा, ट्रू कॉलर पर नार्कोटिक्स, साइबर क्राइम, इनकम टैक्स या ईडी अधिकारी के नाम और डिपार्टमेंट का लोगो लिखा दिखेगा। फोन पर मौजूद शख्स आपकी वो गलती बताएगा जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी। आपको जेल भेजने की धमकी दी जाएगी। ऑनलाइन इंटरोगेशन के बारे में बताया जाएगा। ठग आपसे स्काइप या इस तरह के दूसरे ऐप डाउनलोड करने को कहेंगे। आप पर प्रेशर डाला जाएगा। ठग कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ईडी, कभी सीबीआई या कभी क्राइम ब्रांच के फर्जी लेटरहेड पर डॉक्यूमेंट भेजेंगे। आपके अकाउंट की डिटेल हासिल करने की कोशिश करेंगे। किसी लिंक को क्लिक करने को कहेंगे। लेकिन ऐसे हालात में आपको डरना नहीं है। सबसे पहले अपने परिजनों और फिर उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दें। कोई ऐप डाउनलोड न करें। अगर कर दिया है तो उसे तुरंत डिलीट करें और अपने फोन को फॉर्मेट करें। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से सावधान करती हमारी आज की तहकीकात में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और ऐसे मुद्दे के साथ की तहकीकात करने जो रखता हुआ आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।